वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने बड़े भाई साहब आपकी पाठ्य पुस्तक का कहानी के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम कहानी के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो बड़े भाई साहब कहानी के दूसरे पार्ट में अपने छोटे भाई को उपदेश दे रहे थे और जब स्कूल जाने का समय हो गया था तो प्रेमचंद जी लेखक को उन्हें अपने भाई साहब के उपदेश माला से मुक्ति मिल गई थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे कि फिर से सालाना इम्तिहान हुआ। एक बार इम्तिहान हो गया था, यानी परीक्षा हो चुकी थी, उसमें भी लेखक अव्वल आए थे और उनके भाई साहब फेल हो गए थे। अब दोबारा फिर से एग्जाम हुआ और उसमें संयोग फिर ऐसा ही हुआ कि बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और बहुत सी लेखक ने तो मेहनत नहीं की, फिर भी ना जाने कैसे दर्जे में वे अव्वल आ गए। मुझे खुद को भी अचरज हुआ, मैंने लेखक को भी आश्चर्य हुआ कि मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ और अध्ययन भी पूरी तरह से नहीं कर रहा हूँ, फिर भी दर्जे में अव्वल आ रहा हूँ। भाई साहब ने अपने प्राणांतक परिश्रम किया था, यानी कि अपना जी जान लगा दिया था पढ़ाई करने में और कोर्स का एक एक शब्द उन्होंने रट डाला था। रात के 10 बजे तक और उधर सुबह से 4 बजे से उनका पढ़ना शुरू हो जाता था और जब तक उनके स्कूल जाने का समय नहीं होता था तब तक भाई साहब निरंतर बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर पढ़ने में लगे रहते थे। मुद्रा भी उनकी कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फिर भी फेल हो गए। मुझे उन पर दया आने लगी, नहीं तो मुझे इतनी दया आने लगी कि वह जो लेखक थे वह अपने भाई साहब को देख देख कर दुखी होने लगे। उनके भाई साहब बहुत दुखी थे और उनको मन ही मन लगा रहा था कि इससे तो अच्छा होता मैं भी फेल हो जाता, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक ही दर्जे का अंतर रह गया था, यानी कि एक ही साल हम आगे पीछे पढ़ने में रहे थे। मेरे मन में भी एक कुटिल भावना आ गई थी कि भाई साहब कम से कम एक साल और फेल हो जाए तो फिर मैं तो उनके बराबर आ जाऊंगा और फिर किस आधार पर वे मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने दिल से तुरंत ही निकाल दिया। आखिर में वे मेरे हित के लिए ही तो मुझे डांटते हैं। मुझे इस समय अप्रिय लगता है, यानी मुझे इस समय भाई साहब का जो भला बुरा कहना है वो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक तरफ देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे भले के लिए ही वे मुझे डांटते हैं। शायद उनके उपदेशों का ही यह असर है जो कि आज मुझे दनादन पास करता जा रहा है। अब भाई साहब नरम पड़ चुके थे, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी वे धीरज काटते थे, धीरज से काम लेते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उनके पास अब नहीं रहा था और रहा भी था तो बहुत थोड़ा सा रहा था और मेरी खेलने कूदने और बाहर आने जाने की आजादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित फायदा उठाने लगा था, अनुचित लाभ उठाने लगा था। मुझे अपने आप में ऐसा विश्वास हो गया था कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं पास तो हो ही जाऊंगा, लेकिन इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मुझे कनकौवे उड़ाने का भी नया शौक लग गया था। कनकौवे का अर्थ होता है पतंग, यानी कि पतंग उड़ाने का शौक मुझे अब लग गया था। अब जो मेरा जो दिन भर का जो समय था वो सारा मैं पतंगबाजी में भेंट करके घर लौटता था और जब मैं सारा समय उसमें लौट कर आता पतंगबाजी पूरा करके तो तब भी मैं भाई साहब की अदब करता था, उनका सम्मान भी करता था। लेकिन जो भाई साहब द्वारा जो कहने सुनने वाली बात थी मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि अब वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मैं फिर भी उनका सम्मान करते करते उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाने के लिए चला जाता था। माजा देना है, करने बांधना है, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना है, ये सारा काम मैं चोरी चुपके से करता था। मैं यहाँ पर लेखक के लिए आ रहा है, मैं शब्द जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो लेखक प्रेमचंद के लिए बोल रही हूँ। तो ये जो पतंग बांधने वाला और पतंगबाजी वाला जो खेल था
वह मैं भाई साहब के चोरी चुपके और सारा काम और सारी तैयारियां करता था। मैं भाई साहब को ये संदेह ना होने देता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय जब हॉस्टल से दूर में एक कनकौड़े लूटने के लिए बेहदाशा दौड़ा जा रहा था और मेरे साथ में मेरे दोस्तों की, मेरे साथ में छोटे बालकों की सेना भी लगी हुई थी और वे सब अपने अपने लंगे और वो जो झाड़ेदार बांस होते हैं उनको हाथ में लिए हुए पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। कोई किसी को आगे की और पीछे की कोई खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ साथ आकाश में उड़े जा रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम है, न ही कुछ भी गाड़ियां हैं, लेकिन उस पतंग को पकड़ने के लिए सभी बच्चे भागे जा रहे थे। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो बाजार से उस समय लूट रहे थे और मैं उस समय उस पतंग को पकड़ने के लिए भाग रहा था। भाई साहब ने जैसे ही मुझे देखा उन लड़कों के झुंड में, तो उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और क्रोधित होकर वे बोले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इन बाजारी लोगों के साथ दिल्ली के कनकुए पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम 8वीं जमात में आ गए हो, 8वीं जमात में केवल मुझसे आप एक ही दर्जा नीचे हो। कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो, क्यों इनके साथ इधर उधर भागते फिरते हो? और एक जमाना था जब लोग 8वें दर्जे में पास कर नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडिलसियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट, कितने ही हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। और तुम 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ इधर उधर कनकौड़े पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हो। तुम्हें तो और अधिक मेहनत करनी चाहिए और तुम्हें कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए कि मुझे अब आगे और पढ़ना है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं है। जहीन का मतलब होता है प्रतिभावान। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह जहन किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर दे। तुम अपने आप में समझते होगे कि मैं भाई साहब के एक ही दर्जे नीचे हूँ, तो भाई साहब को कुछ कहने का हक नहीं है। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम कितनी ही जमात पढ़ लो, लेकिन मुझसे तुम छोटे ही रहोगे। मेरे और तुम्हारे बीच में जो आयु का अंतर है, उसे तुम तो क्या भगवान भी कम नहीं कर सकते हो। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि मुझे जिंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किताबें पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, किताबें पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता है, दुनिया देखने से ही तजुर्बा और अनुभव हासिल होता है। तुम इस अनुभव का उदाहरण देखो। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया था, हमारे दादा भी 5वीं और 6वीं जमात ही थे, लेकिन हम सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले तो भी हम अम्मा और दादा की बराबरी नहीं कर सकते। उन्हें तब भी समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। पुस्तकीय ज्ञान उनके पास चाहे ना हो, वे पुस्तकीय ज्ञान को उनके पास बिल्कुल ना हो, परंतु उनके पास उनका अनुभव ज्ञान है, जो हम और तुम दोनों से ज्यादा है। और इस संसार में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है। देव ना करे कि मैं बीमार हो जाऊं, देव का मतलब भगवान ऐसा ना करे कि मैं बीमार हो जाऊं। लेकिन तुम्हें मैं समझा रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण देकर कि यदि मैं बीमार हो गया और मैं और तुम दोनों अकेले, उस समय तुम क्या करोगे? तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, यानी कि तुम घबरा जाओगे और तुरंत ही दादा को तार देने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह यदि मेरे पास दादा होंगे तो वे अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से वह किसी को भी तार नहीं देंगे। सबसे पहले मेरी बीमारी के बारे में जानेंगे और पहले उसका घरेलू उपचार करेंगे और फिर जब वह उसमें सफल नहीं होंगे तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे और तब वे मुझे
दिखाएंगे। खैर, बीमारी तो कोई छोटी चीज नहीं है और हम तुम दोनों इतना नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर में कैसे चलता है। लेकिन जो कुछ भी दादा हमें भेजते हैं हम उसे लगभग 20 या 22 दिनों में हमारा खत्म हो जाता है। बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हम बाहर कैसे हमारा बाकी जो 8 या 10 दिन जो बचे हैं उस समय हम खर्चा किस तरह से चलाएंगे और जगह जगह हम मुंह छिपाकर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके आधे खर्च में ही दादा ने पूरे परिवार का पालन किया, जिसमें हम सब मिलकर 9 आदमी थे। दूसरा उदाहरण भी देख लो तुम, अपने जो हेडमास्टर साहब है उनको ही देख लो। एमए पढ़े लिखे हैं पर उनके घर का खर्च उनकी बूढ़ी माँ चलाती है। जब तक मास्टर साहब खुद इंतजाम करते थे तो पूरा नहीं पड़ता था और कर्जदार रहते थे। लेकिन जैसे ही पूरे घर के प्रबंध का कार्य करने का जो जितना भी घर की व्यवस्था का जो काम था उनकी माँ ने संभाला, तब से ऐसा लगा कि मानो घर के अंदर लक्ष्मी आ गई। तो भाई जान यह गुरूर दिल से निकाल दो। तो वह लेखक के बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई यानी लेखक को समझा रहे हैं, तो भाईजान तुम यह गुरूर यानी ये जो अभिमान है, ये घमंड है, वो अपने दिल से तुरंत निकाल दो। तुम मेरे समीप आ गए हो तो स्वतंत्र हो और मेरे देखते देखते तुम बेराह न चल पाओगे, ये मैं कहता हूँ। यानी कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे और जब तक मैं तुम्हें अपने समीप रखूंगा तब तक तुम बेराह नहीं चल पाओगे। और यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए इसका प्रयोग भी करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ भी लगा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब ये सारी बातें जहर के समान लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। यानी कि लेखक अपने बड़े भाई साहब की जितने भी उपदेश उन्होंने सुने थे, उन्होंने जो नए नए उदाहरण और नए नए अनुभव उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ जो शेयर किए थे, उनको जिस तरह से समझाया था, तो जब लेखक को सारी बात समझ में आ गई तब उन्होंने कहा कि मेरे भाई साहब की इस नई युक्ति यानी इस नई तरकीब के आगे मैं नतमस्तक हो गया था। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता यानी अपने छोटे होने का एहसास मुझे हो गया था और भाई साहब के प्रति मेरे मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होने लगी थी। मैंने विनम्र भाव से भाई साहब से कहा कि आपकी बातें मुझे जहर के समान बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं और आपको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने तुरंत मुझे गले से लगा लिया और बोले कि मेरी कणकों में उड़ाने का मेरा भी मन करता है। मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी जी लग जाता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि मैं खुद यदि गलत रास्ते पर चलूंगा, गलत मार्ग पर चलूंगा तो तुम्हें सही राह पर कैसे चलाऊंगा? मैं तुम्हें सही शिक्षा कैसे दूंगा? इसलिए मैं तुम्हें हर समय रोकता और टोकता रहता हूँ। यही कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। अब उसी वक्त जब बड़े भाई साहब और लेखक के बीच में वार्तालाप चल रही थी, उस समय क्या हुआ कि एक कनकौवा कटा हुआ उनके ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे बेहताशा दौड़ा जा रहा था कि वह उस पतंग को पकड़ ले। भाई साहब तो लंबे थे ही कदमे, इसीलिए उन्होंने तुरंत उछलकर डोर को पकड़ ली और पकड़ते ही वे किधर की तरफ गए? अपने हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी अपने भाई साहब के पीछे पीछे हॉस्टल की तरफ दौड़ता चला गया। तो हमने यह अध्याय यहाँ पर आज समाप्त कर दिया है। अब हम जब भी नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।